शानदार कारकर्दगी या फिर जितना मर्जी काम, नहीं मिलना कोई भी इनाम। इसी पे आज हम बात करेंगे। पीसीएस अफसरान जो हैं उन्हें क्यों एक साइड पे लगा दिया गया है, उन्हें क्यों नाइंसाफी का निशाना बनाया जा रहा है। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपके साथ अना यूसुफ और मेरे साथ होंगे कैसर खोखर साहब, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पीसीएस अफसरान के साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। खोखर साहब, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि पीसीएस अफसरान जो हैं उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, तो किसी भी चीज में मैटर करती है लीडरशिप। तो इनकी लीडरशिप क्यों ऐसा कर रही है, वहां से क्या कैसी चेंज चल रही है इनको? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि जिस तरह डीएमजी अफसरान या पुलिस अफसरान जो है वो कंपटीशन के एग्जाम सीएसएस करके सिलेक्ट होकर सरकारी नौकरी में आते हैं, इसी तरह ये पीसीएस अफसरान जिनका नया नाम, मॉडर्न नाम, लेटेस्ट नाम जो है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस है, ये भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए कंपटीशन के इम्तिहान देकर आते हैं। ये भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, कंपटीशन से आते हैं, इनकी अच्छी सख्त किस्म की इनकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह डीएमजी अफसरान या पुलिस अफसरान की होती है। तो ये इक्वली जो है ना गुड होते हैं। साथ साथ इनकी जो है ना ये, लेकिन ये जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जिसका पुराना नाम पीसीएस है और नया नाम पीएमएस है, ये जो है ये मिड कैरियर सर्विस के लिए तैयार होती है। लेकिन इनकी अपनी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पीएमएस एसोसिएशन या पीसीएस एसोसिएशन, दोनों नाम पुकारे जाते हैं। सबसे बड़ी बदबख्ती तो यह है कि जो पीएमएस या पीसीएस एसोसिएशन है, इनकी लीडरशिप कभी भी इनको सिंसियर लीडरशिप नहीं मिली, जिसकी वजह से एक आम पीसीएस अफसर जो है वो दरमियान में पिस का रह जाता है। बेचारे को ना पोस्टिंग मिलती है, ना प्रमोशन मिलती है, ना अच्छा घर मिलता है, ना अच्छा फ्यूचर मिलता है, हालांकि वो कंपटीशन एग्जाम के जरिए आता है। अब मैं सबसे पहले बताऊं कि शौकत अली शाह इनके होते थे पहले, आज से 8-10 साल या 12 साल या 15 साल पहले जो है इनके सदर होते थे। उनको वो कमिश्नर मुल्तान लगे, फिर उसके बाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लग गए और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको सरकारी नौकरी मिली कि एक सरकारी नौकरी दे दी गई। वो उन्होंने पीसीएस एसोसिएशन के सदर की हैसियत को मिसयूज किया, जिसकी वजह से हुआ। फिर उसके बाद राय मंजूर नासर एक मशहूर सदर थे जो गिरफ्तार भी हुए, जिनके साथ 72 पीसीएस अफसरान ने गिरफ्तारी दी। वो उन्होंने पहले डीएमजी के खिलाफ थे, बाद में राय मंजूर नासर ने डीएमजी अफसरान के साथ एक गिरफ्तारी की आपने बात की, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई? जी बिल्कुल, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर पर हमला किया था, जिस पर इनको 72 पीसीएस अफसरान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्योंकि इनकी लीडरशिप इतनी काबिल नहीं थी उस इशू को कैश कर सकती, लेकिन 72 पीसीएस अफसरान जो एग्जीक्यूटिव अफसरान थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लेवल के अफसरान थे, वो गिरफ्तार हुए। लेकिन इस इशू को कैश ना किया जा सका, जिसकी वजह यह है कि इनकी लीडरशिप में वो सलाहियतें नहीं थी जो एक एपका, जैसे एपका है, एपका में सलाहितें हैं कि उन्होंने अपने क्लर्कों की अपग्रेडेशन भी कराई हुई है, वो अलाउंस भी लेते हैं, या सिविल सेक्रेटरी की एम्प्लॉयज एसोसिएशन या टेक्निकल मुलाजमीन जो है उनकी अपग्रेडेशन करा लिया है, या जिस तरह दूसरी एसोसिएशन यूनियन करती हैं अपनी वेलफेयर के काम या प्रमोशन के काम या बहबूद के काम, वो इस तरह वो नहीं करा सके। फिर इसके बाद राय मंजूर नासर ने डीएमजी अफसरान से एका कर लिया और पंजाब से वो डेपुटेशन पर चले गए गिलगित, और वहां पर जाकर हिजर एक जिला है गिलगित बल्तिस्तान का, वहां पर जाकर वो डिप्टी कमिश्नर लग गए। अच्छा। और उन्होंने फायदा उठाया। इसके बाद यसरब हिजरा है, उनके पास क़यादत आई पीसीएस एसोसिएशन की और पीएमएस एसोसिएशन की, दोनों का एक ही नाम है, एक नया नाम है, एक पुराना नाम है। तो वो उन्होंने अपनी इस हैसियत को, प्रेसिडेंट पीसीएस हैसियत को इस्तेमाल किया और वो कमिश्नर लगे जाकर डेरा गाजी खान, उनको कमिश्नर लगा दिया गया। उन्होंने उससे फायदा उठा लिया, बजाय इसके कि अपनी पूरी क्लास के लिए काम करते हैं, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, उन्होंने अपनी जाती जो है देखी और आगे जाकर अपना ओहदा लिया। अभी आपने ये मिसालें भी दी हैं, पीसीएस अफसरान जो हैं उनके साथ माजी में भी यही होता है और अभी भी यही हो रहा है। तो इनकी मैं जानना चाहूंगी अफसरान की ड्यूटी क्या होती है, क्या काम ये सर अंजाम देते हैं? बिल्कुल, अगर ये हेडक्वार्टर में होते हैं सेक्रेटरीट में, तो ये सेक्शन अफसर लगते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी लगते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी लगते हैं, सेक्रेटरी लगते हैं। अगर वो फील्ड में होते हैं तो ये असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, कमिश्नर लगते हैं। ये इनकी ड्यूटी होती है, या मुख्तलिफ तौर पर जो गवर्नमेंट गाह बगाह है इनको असाइन करे। उसके बाद यसरा जरा के बाद आप देखेंगे अब्दुल कयूम के पास पीसीएस एसोसिएशन की कमांड आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी नौकरियां दिलवा ली। और इसके बाद ईवान वजीर आजम इस्लामाबाद, जिसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं, वहां पर वो जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी लग गए। अच्छा। उन्होंने ये फायदा उठा लिया और उसके बाद पीसीएस के फायदे भी पहुंचाए, तो खुद को और पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीसीएस वाले क्या कर रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। उसके बाद अभी नसीम सादिक साहब जो मौजूदा पीसीएस सेक्शन के सदर हैं, इनको क्या है कि अभी इनको जो स्टाफ कॉलेज कोर्स के लिए भेज दिया गया है और इसके बाद ये वापस आएंगे, तो इनको इनके उम्मीदवार हैं ग्रेड 21 के। सदर की बात हम कर रहे हैं, तो सदर की आखिर क्या ड्यूटीज होती हैं इनकी जब क़यादत होती है, तो इन्होंने किस तरह से अपनी टीम को लेकर चलना? जी बिल्कुल, सदर का ये काम होता है कि जो पीसीएस अफसरान हैं उनके जो इश्यूज हैं
तमाम किस्म के ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक के पीसीएस अफसरान उनके तमाम के इश्यूज हल कराए, उनके घरों के, उनकी पोस्टिंग के, उनकी प्रमोशन के, उनकी ट्रेनिंग के, इसके साथ साथ अभी क्या इनकी क़यादत इनमें से कुछ नहीं करे? इनके साथ सिंसियर नहीं है पीसीएस वालों के साथ। और अब देखें नसीम सादक हैं, वो कोर्स पर चले गए, अब कोर्स से वापस आना है तो उनको लालच है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ग्रेड की देना है और उसके बाद वो कमिश्नर लाहौर लगने के ख्वाहिशमंद हैं या उम्मीदवार हैं। इसलिए आज जब सिटी फॉर टू ने उनसे रब्ता किया कि आप पीसीएस एसोसिएशन के सदर हैं, आप अपने मुतालबात बताएं ताकि सिटी फॉर टू आपके मसाइल को हल करे और सिटी फॉर टू आपके मसाइल गवर्नमेंट तक पहुंचाए। सिटी फॉर टू एक अवामी चैनल है, इसका काम है कि लोगों के पीसीएस सेक्शन के मसाइल जो है हुकूमत के टेबल तक जाकर रखे ताकि हर बंदे को मसाइल हल हो। क्योंकि सिटी फॉर टू एक नुमाइंदा जो है आवाम का नुमाइंदा है, तो उन्होंने टीवी पर आने से इनकार कर दिया कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर वो तमाम ये काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनके जानिब से उसके बाद दो पीसीएस अफसरान हैं, लियाकत अली चट्ठा और जहर सलीम गोंदल। ये सदर तो नहीं थे लेकिन ये पीसीएस सेशन में थोड़े से एक्टिव हुए और साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा की गुड बुक में आए कि हम जी पीसीएस वालों के उस तरह नहीं है आपके खिलाफ जिस तरह दूसरे पीसीएस अफसरान खिलाफ है, और इन दोनों को डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया। उस वक्त डीसी होते थे, आज का ओहदा वो डिप्टी कमिश्नर बन चुका है, ये इन्होंने फायदा उठा लिया। इस तरह जो भी पीसीएस सेशन में आता है सदर जो बनता है वो अपना फायदा सोच लेता है लेकिन अपनी कम्युनिटी का नहीं सोचता, जिसकी वजह से उसकी कम्युनिटी जो है वो अब एक साजिद बशीर है सेक्शन अफसर, वो 19 साल हो गए उनको ग्रेड 17 में, 19 साल ग्रेड 17 में हो गए हैं और उनके तकरीबन सर के जो है 85% बाल जो है सफेद हो गए हैं और वो बेचारे अभी तक 17 ग्रेड में भर्ती हुए थे, 17 में। अच्छा, नसीम सादिक साहब की हमने बात की, सदर हैं एसोसिएशन के, तो एसोसिएशन में जो अंदर लोग हैं उनको पता है कि ये सही तरह से डिलीवर नहीं कर रहे हैं और उनके किसी काम के नहीं है, तो फिर किस तरह से यहाँ पर ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, काम अपना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, नसीम सादिक साहब जो है वो असल में उनकी वज़ीर आला के साथ को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है और वज़ीर आला के, लेकिन वो इसलिए जो पीसीएस अफसरान है दूसरे बैठकर सेक्रेटेरिएट में बातें करते हैं कि नसीम सादिक उनका केस लेकर नहीं गए। अभी तक अमली तौर पर जो प्रेसिडेंट पीसीएस एसोसिएशन नसीम सादिक हैं उन्होंने पीसीएस अफसरों के लिए कुछ नहीं किया। एसोसिएशन क्यों नहीं खड़ी होती, क्यों इनको फारिग नहीं करा देती? जी बिल्कुल, उस हवाले से पीसीएस एसोसिएशन अजलास करते हैं, छोटे मोटे मीडिया को नहीं बुलाते, उनके इशू हाईलाइट नहीं होने देते, अपने जाती फायदे लेकर साइड पर हो जाते हैं और पीसीएस अफसरान बेचारे ज्यादातर क्योंकि फील्ड में लगे, ये फील्ड अफसरान में एक लॉबी है जो काफी एक्टिव है जो ये नहीं होने दे रही। जी बिल्कुल, और उस हवाले से ज्यादातर ये फील्ड में अफसरान है। अभी जैसे ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब मैंने एसएमएस पीसीएस अफसरान को किया कि आप हमारा प्रोग्राम देखें तो बहुत सारे पीसीएस अफसरान ने ये कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, हमारे आप मसाइल इशू करते हैं, हाईलाइट करता है सिटी फॉर टू, और उन्होंने इस हवाले से सिटी फॉर टू का शुक्रिया भी अदा किया। मेरे पास एसएमएस इसके अंदर महफूज है, ये इस तरह भी बात हुई। जबकि पीसीएस सेशन की जो इलेक्टेड बॉडी है उनका सदर नसीम सादिक साहब है या उनका सेक्रेटरी इत्तलात अहमद रजा भट्ट है, उन्होंने टीवी पर आने से इनकार कर दिया। इन्फॉर्मेशन जो है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी इनकार किया टीवी पर आने से। उन्होंने कहा नहीं जी मैं सदर साहब की इजाजत के बगैर टीवी पर नहीं आ सकता। जब आप लोग टीवी पर नहीं आ सकते, आप पीसीएस सेशन के मसाइल हल नहीं करा सकते, आप पीसीएस सेशन के मुतालबात पेश नहीं कर सकते, तो आपको फिर लीडरशिप करने का भी कोई हक नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा, कैसर कोकर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, लोग जो हैं वो इनको एक लॉबी बन गई है, वो इनको आगे नहीं आने दे रहे हैं, तो ये माफिया जो है क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको असल में जो सबसे बड़ी खतरनाक बात होती जा रही है कि जो तहसील लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर होता है या तहसीलदार होता है या डिप्टी कमिश्नर डीएसपी होता है, वो आजकल हुकूमत पंजाब एमएनए एमपीए के कहने पर लगा रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरा ताल्लुक बूरेवाला शहर से है। जब मैं इस दफा ईद पर बूरेवाला शहर गया तो मैंने पता किया कि यहाँ पर एसी कौन है, वहां एसी की सीट खाली थी। तो जब मैंने सेक्रेटेरिएट कंसर्न अफसर जो है उसको फोन किया कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर की बूरेवाला में सीट खाली है तो आप इसका क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बूरेवाला शहर के जो एमएनए और एमपीए हैं ये ईवान वज़ीर-ए-आला गए हैं और वहां से उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फोन कराया कि हम आपको एक अफसर का नाम देंगे, आप उसकी बूरेवाला पोस्टिंग करना, किसी और की पोस्टिंग ना करना। अब जब आप एमएनए एमपीए के कहने पर जब असिस्टेंट कमिश्नर लगाएंगे, तहसीलदार लगाएंगे, डीएसपी लगाएंगे, तो लोगों के राइट्स जो है फिर वो एमएनए एमपीए के हाथों में चले जाएंगे। फिर जो एमएनए एमपीए कहेंगे फिर वही होगा और कुछ नहीं होगा। अब देखें फिर उसका नुकसान क्या होता है कि अरबों रुपए की करप्शन होती है कि यही एमएनए एमपीए हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ अरकान है, मैं सबसे मौजरत के साथ कहूंगा, मैं यानी किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, ना मैं इस तरह का कहता हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि इनसे ये उनके साथ मिल जाते हैं पीसीएस अफसरान के साथ, फिर ये जमीनों की अलॉटमेंट के केस बनते हैं, कभी एंटी करप्शन में केस जाते हैं, कभी फिर नैब में केस जाते हैं। सरकारी जो अरबों खरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन जो शहरी इलाकों में कमर्शियल जमीन है वो फिर अलाट हो जाती है, जिसकी वजह से ये नुकसानात होते हैं। डीएमजी वाले और पीसीएस अफसरान जो हैं आखिर इनके साथ क्यों मिल जाते हैं? इम्तिहान पास करके एक तरीकेकार से ये लोग आगे आते हैं, तो फिर इनको ऐसा सहारा लेने की जरूरत ही क्यों रहती है? जी असल में जो डीएमजी अफसरान होते हैं वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस
उसका CSS यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, वो हायर पोस्टों के लिए ज्यादातर होते हैं, यानी कि वो कमिश्नर लगते हैं, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी लगते हैं। तो जो PCS अफसरान है ये उनके सबऑर्डिनेट मोस्टली काम करते हैं। लेकिन ये नहीं कमिश्नर, इनका एक पूरे 9 कमिश्नर है पंजाब में, और सिर्फ एक जो है इस वक्त कमिश्नर DG खान जो है नसीम सादिक साहब की हम बात कर लेते हैं। ये भी तो पहले DCO रह चुकी हैं। DCO बिल्कुल, अब बिल्कुल ये DCO लाहौर रहे हैं, DCO फैसलाबाद रहे हैं, DCO मुल्तान रहे हैं। ये हुकूमत के हमेशा गुड बुक में रहे थे। और तो नवाजने की फिर ये वजह हो गई कि वजीर आला के करीब बिल्कुल, और वजीर आला ने एक दफा मुल्तान में जलसा किया और वहां पर जलसे के दौरान वजीर आला ने ये ऐलान किया कि अगर मैं यहाँ नसीम सादिक को टिकट दे दूं तो वो MNA यहाँ से बन सकता है। ये भी ऐसा भी हुआ, यानी कि इतना गुड बुक में है। तो उसको चाहिए था कि जब वजीर आला की इतनी गुड बुक में है तो वो PCS अफसरों के लिए कुछ लेकर आता। ये गुड बुक ही होती है या पीछे पसे पर्दा कोई रिश्तेदारियां भी निकल आती हैं? गुड बुक भी होती है, लेकिन कईयों की तो रिश्तेदारियां भी होती है ना, उस पर भी हमने प्रोग्राम किया था। अब इनको चाहिए था कि PCS अफसरों के लिए कुछ लेकर आते, उनको देते, खास तौर पर उनकी प्रमोशन होती है, उनके घरों के मसले होते हैं, उनके बच्चों के मसले होते हैं, वेलफेयर के मसले होते हैं, या दौरान सर्विस जो PCS अफसरान फौत हो जाते हैं उनकी वेलफेयर के लिए कोई काम होता है कि उनको बच्चों को फिर नौकरियां देनी या उनको माली इमदाद देना। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बहुत सारे PCS अफसरान जो है वो कोई किसी बीमारी में मुबतला है, मसलन कोई हाइपेटाइटिस है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ करते हैं कि ताकि उनकी वेलफेयर के लिए कोई काम होता, वो कुछ नहीं हुआ। वेलफेयर के लिए काम होता लेकिन होना चाहिए। 17 साल और 20 साल हो गए हैं, अफसरान जो है वो प्रमोशन के मुंतजिर है, लेकिन नसीम सादिक साहब को प्रमोशन मिल रही है, उनका काम चलता जा रहा है। अफसरान का क्या बनेगा, इसमें हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार से फिर से खुशामदीद कहेंगे। कैसर खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोकर साहब, अब क्या इन अफसरान की किस्मत का फैसला जो है इसी तरह से कोई नहीं कर पाएगा और ये इसी तरह से इंतजार ही क्या करते रहेंगे? जी बिल्कुल, होना तो ये चाहिए कि जिस तरह DMG अफसरों की 6th ईयर प्रमोशन होती है कि ग्रेड 17 में जो DMG अफसर भर्ती होता है वो ग्रेड 22 में बगैर किसी रुकावट के पहुंच जाता है, जबकि इसी तरह PCS अफसरों को भी चाहिए कि जब जो ग्रेड 17 में भर्ती होता है कम से कम वो ग्रेड 21 तक तो पहुंचे, जो सर्विस स्ट्रक्चर है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। इनकी ट्रेनिंग के लिए हम इस तरह मुतालबा करेंगे इस प्रोग्राम की वसासत से कि PCS अफसरान की स्पेशल ट्रेनिंग के प्रोसेस सेशन कराए जाए। और अच्छा, इनके प्रमोशन बोर्ड का क्या तरीकेकार होता है? कितने अरसे बाद जो है इनके प्रमोशन बोर्ड का इजलास? जी बिल्कुल, उसमें ये होता है कि होना तो ये चाहिए कि हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद एक बोर्ड लाजमी हो, लेकिन ये क्योंकि बोर्ड जो करने वाले हैं वो DMG अफसरान है, तो वो इसलिए इनका PCS अफसरों के प्रमोशन बोर्ड नहीं करते कि ये हमारे मुकाबल आ जाएंगे। अच्छा। अब इनके राइवल इनका बोर्ड कर रहे हैं, तो वो क्यों इनको तरक्कियां देकर ग्रेड 21 में ग्रेड 20 में बिठा लेंगे अपने इनके बराबर? सीटें खाली पड़ी हैं, जी बिल्कुल, फिर इनको एक साइड पे रखना, प्रमोशन ना देना, उसकी क्या वजह? और उसकी वजह ट्रेनिंग नहीं करवाते। ट्रेनिंग MPDD जो अदारा है वहां पर स्पेशल इनके ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए, वो नहीं होते। अब देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ, सिविल सेक्रेटरी में एक तरह का एक इंतजामी खला पैदा हो गया है कि जो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 16 का था उसको अपग्रेडेशन देकर ग्रेड 17 दे दिया गया है। अब जो प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 16 का था उसको भी अपग्रेड करके सेक्शन ग्रेड 17 दे दिया गया है। अब जो उनका ऊपर बॉस है, सेक्शन अफसर जो कि PCS अफसर होता है या PMS अफसर जिसको कहते हैं वो होता है, वो भी ग्रेड 17 का है। अब अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, बाई लॉ जो है या इस जस्टिफिकेशन के तहत PCS अफसरान का भी चाहिए था कि उनकी भी अपग्रेडेशन कर देते, कि उनको भी ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में कर देते। अब एक सिविल जज देखें कि वो ग्रेड 18 में डायरेक्ट भर्ती होता है, एक एडिशनल सेशन जज जो है ग्रेड 20 में होता है, तो अगर उस सिविल जज की ग्रेड 18 में मिल सकता है, एडिशनल सेशन जज को ग्रेड 20 मिल सकता है, उनकी इस तरह अपग्रेडेशन हो सकती है, तो PCS अफसरान क्या अछूत है? मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब से ही गुजारिश करूंगा, अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो PCS अफसरान के स्पेशल बोर्ड कराएं, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग के सेशन कराएं, इनकी प्रमोशन बोर्ड का, ताकि इनके अंदर एक नई जिद्दत आए, इनके अंदर एक नया काम करने का जज्बा आए। अब ये तो सारा हो गया कि इनको नजरअंदाज कर दिया गया और ये इंतजार करते रहते हैं, तो इन लोगों की ज़हनी कैफियत क्या रह जाती है? ये किस तरह से काम करते हैं? इनकी वर्किंग पोजीशन तो फिर मेरे ख्याल से कुछ नहीं रह जाती जब आपको प्रमोशन ही नहीं मिल रही, आप एक साइड पे बैठ जाए। जी बिल्कुल, और सारा दिन दफ्तर में बैठे अपने आप को कूसते रहते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं, अपनी लीडरशिप को, DMG अफसरान को, चीफ सेक्रेटरी को, वजीर आला को। हालांकि और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इनका प्रमोशन का निजाम जो है वो तेज करे, जबकि इसके साथ साथ मैं तो ये कहूंगा कि इनकी जो नई असामियां पैदा की जाए ताकि इनकी प्रमोशन स्ट्रीमलाइन हो सके, और इसके साथ साथ इनको टाइम, पहले जिक्र किया कि सीटें भी खाली हैं, सीटें भी खाली हैं, फिर उसके बाद इनकी टाइम स्केल प्रमोशन की जाए कि हर 5 साल बाद इनको अगला ग्रेड दिया जाए। बिल्कुल, हर 5 साल बाद अगला, अगर डॉक्टर है वो 5 साल बाद अगला ग्रेड ले सकता है, अगर एक
नर्स है वो 5 साल बाद अगला ग्रेड ले सकती है, अगर एक इंजीनियर ले सकता है, तो ये तो कंपटीशन के तहत आते हैं, तो इनको भी मिलना चाहिए, लेकिन इनको नहीं आते हैं और फिर इंतजार करते रहते हैं। डीएमजी से इनका टकराव जो है वो एक बड़ी वजह है। क्या आखिर ऐसा क्या वजह है जो डीएमजी से इनका टकराव जो है वो चलता रहता है? जी, असल में ये वजह ये है कि जिस तरह डीएमजी एक सिविल सर्विस है, ये भी एक सिविल सर्विस है, ये दोनों एक ही, इनका काम जो जब पंजाब गवर्नमेंट में आते हैं दोनों का एक ही काम होता है। तो डीएमजी अफसरान की ख्वाहिश होती है कि सब जगह अहम जिलों में डिप्टी कमिश्नर जो है या कमिश्नर या अहम महकमों के सेक्रेटरी जो है वो डीएमजी अफसर होने चाहिए। अब देखें कि डॉक्टर साले तहार एक सेक्रेटरी रेगुलेशन है, वो बड़े अच्छे और मंजे हुए अफसर हैं, लेकिन उनको सेक्रेटरी रेगुलेशन लगाया, उनको कभी इन्होंने होम सेक्रेटरी नहीं लगाया, कभी किसी पीसीएस अफसरान को होम सेक्रेटरी नहीं लगाते, कभी किसी पीसीएस अफसरान को सेक्रेटरी सर्विसेज नहीं ये लगाते लोग डीएमजी वाले, कभी किसी पीसीएस अफसरान को ये कमिश्नर लाहौर नहीं लगाते, कभी सेक्रेटरी हेल्थ किसी पीसीएस अफसरान को नहीं लगाते, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो पीसीएस की पोस्ट है, लेकिन वहां भी इन्होंने डीएमजी अफसर लगाया हुआ है। चाहे कोई अफसर जितना मर्जी काबिल हो वो लगाते ही नहीं है। अब और तो और मैं आपको बताता हूं कि ये एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर नहीं किसी को लगाते हैं पीसीएस अफसरान को। हैं कि एक ट्रेंड सेट हो चुका है जिस पे सब भेड़ चाल चली जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और उनके पीसीएस अफसरान को एक तरह का सबऑर्डिनेट रखने के लिए, क्योंकि आपको बताओ कि डीएमजी अफसरान जो है वो सिर्फ पंजाब उनकी जन्नत है, बाकी किसी सूबे में इनको कोई नहीं पूछता। वजीर आला पंजाब की अगर हम बात करें तो वो क्या अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख लेते हैं किसी? जी बिल्कुल, वो भी डीएमजी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं, पीसीएस वाले को नहीं रखते। जितने भी उनके इस वक्त 3 सेक्रेटरी हैं, अमदादुल्लाह बुसाल है, डॉक्टर अहमद जुवेद काजी है, नदीम असलम चौधरी है, या एक और उनका है वो उनका नाम मुझे भूल गया, वो उनके सेक्रेटरी टू कोऑर्डिनेशन है, तो वो सारे जो है वो डीएमजी अफसरान है। और अगर कभी एक दफा कभी लाहौर शहर का डीसी जो नसीम सादिक लगे थे, तो उस वक्त कमिश्नर अमदादुल्लाह बुसाल थे, उनके साथ इनके इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, ये भी होता है। और डीएमजी वाले का अफसर का डीएमजी वाला साथ देता है, और अगर पीसीएस वाला गलती कर ले तो वो तो जनाब अछूत समझा जाता है, उसके खिलाफ एंटी के इल्जाम के तहत एंटी करप्शन ने पकड़ा और फेंटी लगाई, मारा। यही तो वजह कमिश्नर लाहौर लगूंगा, ग्रेड 21 मिलेगा। अब क्योंकि पीसीएस अफसरान के वो सदर है, उनको मिल भी सब कुछ जाएगा, यानी अपनी दौड़ वाली बात यहाँ पर है। अच्छा कोकर साहब, आपस के इख्तलाफात जो हैं पीसीएस अफसरान के, कि ये भी बड़ी वजह है कि इनकी प्रमोशन जो है या इनके ग्रेड जो है अपडेट नहीं होते, क्या ये भी एक बड़ी वजह है? जी बिल्कुल, पीसीएस अफसरान जो है ये 2 कैटेगरी आगे मजीद डिवाइड हो जाता है। एक होता है पीएसएस जिसको प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट सर्विस कहते हैं, एक होता है पीसीएस जिसको प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहते हैं। अब जदीद दौर में अब इनका जो डेवल्यूशन जो जन्म शरफ का आया था उसके बाद इन दोनों का नाम पीएमएस रख दिया गया है, लेकिन इनको क्योंकि पुराने जो थे पीसीएस और पीएसएस चलते आ रहे हैं, इनका आपस में कोटा है प्रमोशन का कि इतने % ग्रेड 18 में उसका होगा, इतना उसका होगा, 19 में भी कोटा है। अब वो कोटे की बुनियाद पर इनको आपस में डीएमजी लड़ाता भी है, डीएमजी ग्रुप इनको आपस में लड़ाता है, क्योंकि इनका आपस में लड़ना जो है वो डीएमजी के मफाद में है कि अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो इनके मसले हल नहीं होंगे। अब देखें कभी वो कहेंगे स्टे ऑर्डर अदालत से हुआ है। अच्छा कोकर साहब, मैं इनकी मराद के वाले से डिस्कस करना चाहूंगी। एक जानिब डीएमजी और एक जानिब पीसीएस अफसरान है, तो इनको जो घर मिलते हैं या फिर गाड़ियां वगैरह लॉट होती हैं, उसमें भी क्या डिफरेंस रखा जाता है कि क्वालिटी देखने में आती? होता तो ये है कि दोनों ही कौम को लूट रहे हैं। अच्छा, और जो अगर दोनों अफसरों में, डीएमजी में भी और पीसीएस अफसरों में करप्ट अफसरों की एक तादाद मौजूद है दोनों में। मैं किसी का यह नाम नहीं लेता, लेकिन जनरल मैं बात कर रहा हूं, मौजूद हैं। और जबकि लेकिन ये है कि उनको भी जो GR1 के घर हैं वो डीएमजी अफसरान को कहते हैं कि हम वो सेक्रेटरी को मिलते हैं। सेक्रेटरी सारे जो है स्वाय 1 2 3 के तमाम सेक्रेटरी जो है वो डीएमजी अफसरान, लिहाजा वो डीएमजी अफसरों को मिलते हैं। लेकिन जो पीसीएस अफसरान है वो GR2 और GR3 में रहते हैं। गाड़ियां जो है अच्छी गाड़ियां जो मिलती हैं वो डीएमजी अफसरों को, तो फिर अच्छी गाड़ियां 2 2 3 3 गाड़ियां होती हैं। कई डीएमजी अफसरान हैं जिनके पास 4 4 गाड़ियां हैं। अगर GR1 के किसी भी घर में चले जाए तो आपको 2 3 से कम गाड़ियां खड़ी सरकारी नजर नहीं आएगी। और ड्राइवर क्या है कि मॉर्निंग शिफ्ट के अलग ड्राइवर है, प्रोटोकॉल जो दिया जाता है वो अलग है, इवनिंग शिफ्ट के अलग ड्राइवर होते हैं, और नौकरों की फौज अलग होती है। फिर अगर शान शौक को देखी जाए तो हमारे होम सेक्रेटरी पंजाब जो है, जब ये ग्रेड 20 में थे, मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान क्योंकि डीएमजी अफसर है, उस वक्त भी ये होम सेक्रेटरी थे। जब ग्रेड 21 में गए उस वक्त भी होम सेक्रेटरी, जब ग्रेड 22 में आया तो उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ओहदा देकर काम वही होम सेक्रेटरी वाला कर रहे हैं। और जब ये सेक्रेटरीट आते हैं तो उनका जाहो जलाल देखने वाला होता है कि एक गाड़ी एलीट की आगे, एक पीछे, 2 मोटरसाइकिलों वाले राइट, 2 लेफ्ट। और वजह तो नहीं कि वो फौजी हैं, नहीं, वो ये वजह नहीं है, लेकिन ये वजह जरूर है कि वो एक डीएमजी अफसर हैं। ठीक है, और पीसीएस अफसरान की अगर बात की जाए तो ये चीजें वहां नजर ही नहीं आती। पीसीएस अफसरान को तो होम सेक्रेटरी लगाता ही नहीं है क्योंकि वो छूत है।
सही। कह दिया जाता है कि ये इतने काबिल नहीं है, सही। उन पर ये इल्जाम लगाया जाता है। सही, यानी वो तो ये सोच रहे हैं जितने पीसीएस अफसरान हैं कि वो जहां पर मौजूद हैं उन्हें वहीं पे ही जी रहना, बिल्कुल, उनके लेकिन लिए कुछ इस अच्छा वक्त यानी कि 10-12 जिलों के डिप्टी कमिश्नर जो है पीसीएस अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन वो पीसीएस अफसरान जो हुकूमत के मंजूर नजर है, जो ईवान वज़ीर आला के मंजूर नजर है, जो चीफ सेक्रेटरी की गुड बुक में है वही है, लेकिन बाकी नहीं है। बाकी बेचारे तो खुडे ना लगे हुए हैं। पीसीएस अफसरान के लिए क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे एंड पे? मैं आपसे मैं ये कहता हूं कि उनका टाइम स्केल, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, उनके जो ट्रेनिंग का सिलसिला तेज होना चाहिए, उनकी हर 5 साल बाद अगले अगले ग्रेड में तरक्की होनी चाहिए, उनकी जजा और सजा, उनकी पोस्टिंग जो होती है वो मेरिट पर होनी चाहिए, उनका जितना कोटा है, जितनी उनकी सीटें हैं उसके अगेंस्ट उनकी प्रमोशन भी हो, उनकी पोस्टिंग भी हो, ताकि वो भी अच्छी तरह से काम कर सके। हुकूमत को क्या और मैसेज उसके बाद दें? उनको इंतजामी अलाउंस जिस तरह डॉक्टरों को मिलता है, रिस्क अलाउंस नर्सों को मिलता है, उनको हुकूमत को इस हवाले से क्या करना चाहिए? वजीर आला पंजाब को, वजीर आज़म को? वज़ीर आला पंजाब को फौरी तौर पर एक कमेटी कायम करनी चाहिए, और जो कमेटी पीसीएस अफसरान का जो पिछले 70 साल से इस्तेसाल हो रहा है उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए, उसके लिए एक सिस्टम तैयार किया जाए ताकि हर बंदे को उसका हक मिले, वरना सिटी फट वो आवाज उठाता रहेगा पीसीएस अफसरान के लिए। और मेरे ख्याल से अगर इसी तरह से नोटिस लिया जाए वजीर आला की जानिब से, वजीर आज़म की जानिब से, तो शायद इन अफसरान की सुनी जाए और इन्हें तरक्की मिल जाए, तो ये अपने जो असल हक है वहां तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब, आपका भी। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।